हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको किरण आरेख पढ़ा दिया था, ठीक है। काफी छोटी वीडियो थी। एक नियम था किरण आरेख का नियम। जो भी बच्चे किरण आरेख का नियम अभी नहीं देखे हो, पहले पिछली वीडियो देख के आए, वीडियो नंबर 7 किरण आरेख का नियम, ठीक है। तभी जाकर उनको प्रतिबिंब बनाने का नियम समझ में आएगा, क्योंकि आज की टॉपिक हमने पहले से लिख दिया है कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इस वीडियो में हमको पढ़ना है कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक। और ये है गोली दर्पण दो होता है, अवतल और उत्तल। तो पहले हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कौन सा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, तो देखते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कुल 6 स्थितियां हैं, 5 1 6। अवतल दर्पण में कुल प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। इसमें से प्रथम स्थिति में पहले क्या प्रश्न आता है, तो पहले आप प्रथम स्थिति की हेडिंग लगाएंगे, ठीक। और उस प्रथम स्थिति में एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, अभी कौन से दर्पण की बात चल रही है? अवतल दर्पण की बात चल रही है। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर की बात चल रही है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर है। तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये पहला प्रश्न है। अब इस प्रश्न का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको किरण आरेख का नियम आना चाहिए। और किरण आरेख के नियम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, और प्रतिबिंब बना के हमेशा क्या कर देंगे? जवाब देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मैं बना रहा हूं किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का नियम। सबसे पहले देखिएगा, अवतल दर्पण ना, ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा आपका मुख्य अक्ष, ध्रुव, सेंटर, फोकस, अनंत। तो जब कोई वस्तु अनंत पे मानना है, क्योंकि वस्तु कहाँ हमारी? अनंत पे है, ठीक है ना। वस्तु हमारी कहाँ रहेगी? अनंत पे रहेगी। और वस्तु अनंत पे है तो अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? समांतर होती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वैज्ञानिकों का मत है कि जब भी किरणें अनंत से आती हैं, कहां से? अनंत से आती हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे के समांतर आती हैं। 2 या 2 से अधिक आने वाली किरणें हमेशा कैसी रहेंगी? एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, समांतर रहेंगी। तो यहां से अगर कोई किरण आती है तो ऐसे आएगी, और एक किरण ऐसे ले लेते हैं। अब सवाल है कि 2 ही किरण क्यों ले रहे हैं? और भी तो किरणें ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने पिछली वीडियो में बता चुका है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, इससे अधिक की नहीं। सॉरी, अधिक आप ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते। इससे कम लेंगे तो 1 किरण हो जाएगी, और 1 किरण कभी आपस में कट करेंगे नहीं, इससे प्रतिबिंब बन नहीं सकता है। क्योंकि प्रतिबिंब की परिभाषा होती है कि जब 2 या 2 से अधिक किरणें दूसरे को कट करती है तो कटान बिंदु पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें? कम से कम 2, तो इसलिए 2 किरण ले लिए। अच्छा, अब ये पिछली वीडियो में किरण आरेख का नियम हम पढ़ाए थे। जो लोग नहीं जानते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया किरण आरेख के 3 नियम होते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। पहला नियम ये था, ये फर्स्ट नियम था किरण आरेख का, और ये दूसरा नियम था, और ये तीसरा नियम था। पहला नियम ये था कि जब किरण मुख्य से समांतर रहेगी तो जाकर दर्पण टकराएगी, टकराने के पश्चात कहां से जाएगी? तो टकराने के पश्चात हमेशा वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो ये भी देखिए किरण कहां से? वस्तु से आ रही है, तो किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष, मुख्य से समांतर आ रही है। टकराने के पश्चात कहां से जानी चाहिए थी? ये देखिए फोकस से जाएगी, ठीक है। ये देखिए फोकस से जा रही है, ऐसे एरो का निशान देखिए ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे, ठीक है। अब ये वाली जो किरण वस्तु से आई है, क्योंकि ये हमारी वस्तु है, ये जो आप देख रहे हैं वस्तु है, तो वस्तु से ये वाली किरण निकल रही है। अब ये वाली किरण निकल रही है वस्तु से, तो जाके दर्पण टकरा रही है, और टकराने के बाद कहां से जाएगी? तो आप पहले नोट करिए कि ये वाली किरण भी मुख्य से समांतर है। अब मुख्य से समांतर कोई भी किरण अगर आ रही है तो हमेशा फोकस से ही जानी चाहिए, इसको भी फोकस ही भेज दीजिए ऐसे। अब ये वाली जो है ऊपर से आई तो नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से आ रही है तो टकराने के बाद नीचे से गई, ये नीचे से टकराने के बाद ऊपर गई, यानी कि किरणें भी यहाँ से उल्टा जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका किरण आरेख बन गया। किरण आरेख कंप्लीट हो गया आपका। अब इस किरण आरेख को देख के आप बहुत सारे सवालों का जवाब दीजिए हमें। हमारा पहला सवाल है आपके लिए। पहला सवाल है कि जो ऊपर लिखे हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा?
आकार कैसा होगा, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। फिर इसके बाद है कि प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनेगा। बहुत सारे सवाल हैं हमारे सामने, ठीक है। इन्हीं सवालों का जवाब दे दीजिए, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आइए देते हैं सवालों का जवाब। तो पहला सवाल है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आपको पता है कि प्रतिबिंब बनने के क्या रूल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं पता, तो यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं कि प्रतिबिंब परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर बनेगा। ये बहुत बड़ी बात लिखा गया है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब जो होता है परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर बनता है। अब आपतित किरणों पर ध्यान मत देना है, ठीक है। ये देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, क्योंकि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और ये भी आपकी आपतित किरण ही है। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा ध्यान हमको प्रतिबिंब के लिए कहाँ देना है, परावर्तित किरणों पर देना है। कौन सी किरणों पर, परावर्तित, क्योंकि प्रतिबिंब किन किरणों से बनता है, परावर्तित किरणों से बनता है। तो परावर्तित किरण इसमें कौन सी है, देखिए टकराने के बाद जो आती है वो परावर्तित होती है। टकराने के बाद ये वाली है, ये वाली, ये परावर्तित किरण है, और ये वाली देखिए ये। अब ये दोनों कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे यहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बिल्कुल बिंदु के आकार का बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉइंट है, ये इसी पॉइंट के आकार का, यानी बिंदु के आकार का बनेगा, मतलब बहुत छोटा। और बिंदु अत्यंत छोटा होता है, न उसमें लंबाई होती है, न उसमें चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, यानी बिंदु के आकार का बनेगा, मतलब अत्यंत छोटा बनेगा। तो आइए पहला सवाल का जवाब देते हैं। हाँ अच्छा, ये मिली कहाँ है, परावर्तित किरणें कहाँ काट रही हैं, देख रहे हैं। मुख्य अक्ष का एक बिंदु है जिसका नाम एफ है, यानी फोकस, फोकस पे काट रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पहला का आंसर हो जाएगा फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, पहला जवाब। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार कैसा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो वस्तु का आकार इतना बड़ा और प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा बिंदु के आकार था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अत्यंत छोटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा, या फिर आप लिख सकते हैं क्या कि बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, एकदम पॉइंट के रूप में या करके लिख दीजिएगा, या बिंदु के आकार का। अच्छा ये देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का अर्थ क्या होता है, प्रकृति का अर्थ मतलब है कि वहां पे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, और वह प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, यही प्रकृति का मतलब होता है। प्रकृति में दो जवाब देना चाहिए आपको, वास्तविक और आभासी में से क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, तो आपको हमने प्रतिबिंब वाले वीडियो में पढ़ा दिया कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है जब किरणें वास्तव में मिल रही होती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब, और किरणें काल्पनिक रूप से मिल रही होती हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। और काल्पनिक किरणें हमेशा डॉटेड लाइन से होती हैं और वास्तविक किरणें पूरा क्लियर लाइन से होती हैं। तो यहाँ पे जो किरणें हैं, हमने डॉटेड लाइन तो बनाया नहीं है, पूरा क्लियर लाइन है, तो क्लियर लाइन है यानी कि वास्तविक लाइन है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, और बताइए उल्टा है कि सीधा। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ उल्टा बनेगा, कुछ इस डिजाइन में बनेगा, छोटा होगा लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। यानी इस वस्तु जो है, वस्तु का मुंह ऊपर है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें प्रतिबिंब का मुंह नीचे होगा। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं इसमें प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है कि प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनेगा, दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे। तो ये दर्पण का पिछला हिस्सा होता है और ये दर्पण का आगे वाला हिस्सा होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका दर्पण है, तो दर्पण के पीछे तो कुछ नहीं हुआ, जो कहानी हो रही है दर्पण के आगे हो रही है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो और कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। इतने सारे सवालों का जवाब दे दीजिए, आपका एक प्रश्न कंप्लीट, ठीक। अब एग्जाम में कैसे आ सकता है, तो एग्जाम में कुछ इस प्रकार आएगा कि यदि एक अवतल दर्पण है और उसमें वस्तु अनंत पर रखी गई है,
एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु कहां पर है, अनंत पर स्थित है। तो बताइए कि उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति बताइए। तो आपको उसमें करना क्या होगा कि पहले ये किरण आरेख का ये फिगर बनाना होगा, और फिगर बनाने के बाद ये सारी बातों क्या करना होगा, आपको लिखना होगा। ठीक, अच्छा, अब ये फिगर तभी बना सकते हैं जब आपको किरण आरेख का नियम पता होगा। किरण आरेख का नियम क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, जाके देख लीजिए, यही पे है तीनों नियम किरण आरेख का। यही नियम है कि अगर मुख्य समांतर किरण आएगी तो टकराने के बाद कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक, चलिए आइए, प्रथम स्थिति कंप्लीट हो गई अवतल दर्पण की। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होती है, वैसे पहले हमको छवो स्थिति दिखा दें एक बार कि कहाँ होती है छवो स्थिति। यहाँ रखने फिगर पे देख लीजिए, अगर ये अवतल दर्पण है और ये यहाँ पे आपका ध्रुव है, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपका सेंटर है और ये अनंत है, तो कुल 6 बार वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है, हमने आपको पहले ही दिखा दे रहे हैं। एक बार अनंत वस्तु रहेगी, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहना चाहिए। तीसरी में क्या है कि डायरेक्ट एकदम वक्रता केंद्र पर ही होनी चाहिए। चौथी स्थिति क्या है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पे वस्तु होनी चाहिए। पांचवी स्थिति क्या है कि फोकस पर ही वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, और छठवीं स्थिति क्या रहेगी कि ध्रुव और फोकस के बीच में। यही कुल आपकी 6 स्थितियां हैं, देख रहे हैं, 6 स्थितियां हैं कि वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है। और वस्तु की साइज हर बार एक ही लेना है, लेकिन प्रतिबिंब की साइज हर बार अलग अलग आएगी। तो 6 स्थितियां तो हमने पहली स्थिति आपको पढ़ा दी जब वस्तु अनंत पर हो। अब हम दूसरी स्थिति पे चलेंगे। आप चाहे तो छवों का फिगर एक ही बना लीजिए, फिर चाहे कि छवों का फिगर अलग अलग चित्र बनाए। तो यहाँ पर हमने कहीं दिखा दिए, लेकिन फिगर जब बना रहे हैं तो बार बार अलग अलग बना रहे हैं। तो पहला आपको बना के दिखा दिए, आप द्वितीय बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, द्वितीय स्थिति में क्या है, तो द्वितीय स्थिति कहाँ है, आप प्रश्न अपने आप भी बना सकते थे। मैं प्रश्न बनाया कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तब प्रतिबिंब, तब के बाद ये सारे सवाल है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनेगा, तब के बाद ये सारे प्रश्न आपके सामने हैं। तो ऐसे कंडीशन में लिए आप देखिएगा कि दूसरी स्थिति यहाँ पे आएगी, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे। अपन मरीज भी सोच सकते थे कि ऐसे बोलेंगे, जब वस्तु, इसके बारे में बात करिएगा, कहेगा जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, यानी वक्रता केंद्र है। और जब इसके बारे में बात करना तीसरी स्थिति, तो बोलना कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति की बात होगी तो आप बोलेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवी स्थिति की बात करेंगे तो आपको कहना होगा कि जब वस्तु फोकस पर हो, देखिए किसी के बीच में नहीं है, एकदम डायरेक्ट फोकस पर है। छठवीं स्थिति की बात होगी तो हम बोलेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ऐसे प्रश्न हम बोलना पड़ता है। तो द्वितीय प्रश्न हमने बोल दिया, आइए हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। तो द्वितीय स्थिति को बना के दिखाते हैं। तो आपको ये रहा आपका अवतल दर्पण, ठीक है, और ये आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पे ध्रुव कर दीजिए, यहाँ पे सेंटर, ये आपका फोकस, अनंत। वैसे जब तक ये गोल नहीं बनेगा तब तक ये प्रतिबिंब सही नहीं बन सकते हैं। तो मैं तो मिटा मिटा के बना लूंगा, लेकिन आप जब भी एग्जाम में बनाएंगे तो गोला प्रकाश पर ऐसे गोल बना दीजिएगा। ठीक है, वस्तु इस बार कहाँ रखना है हमको, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये सेकेंड कंडीशन है, द्वितीय स्थिति है ये। ठीक है, सेकेंड वाली। तो चलिए, अब किसी भी वस्तु से आप 3 किरणें निकाल सकते हैं, क्योंकि किरण आरेख का नियम हमने 3 तो पढ़ाया पिछली वीडियो में, 1 2 3। या तो आप मुख्य से समांतर किरण भेज सकते हैं, या तो आप फोकस से किरण भेज सकते हैं, या तो वक्रता केंद्र से किरण भेज सकते हैं। आप जहां से भी भेज सकते हैं, लेकिन देखेंगे परिस्थितियां क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम सबसे पहले एक किरण तो मुख्य से समांतर भेज देते हैं, ऐसे मुख्य से समांतर भेज देंगे। अब आपको पढ़ा दिया कि जब भी मुख्य से समांतर भेजेंगे तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। जैसे हमने फोकस से भेज दिया। ओके, अब दूसरी किरण कहां से भेजे, तो दूसरी किरण आप 3 किरण भेज सकते हो, 4 भी भेज सकते हो, कौ भी भेज सकते हो, लेकिन कम से कम 2। दूसरी आपकी इच्छा तो आप यहाँ से भेज सकते हैं, आपकी इच्छा तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि खाली यहीं से भेजिए। ठीक है ना, आपकी मर्जी। मैं कर रहा हूं कि मैं फोकस से भेज दे रहा हूं, कि हमने कहां से भेज दिया, फोकस से भेज दिया। ठीक है, जब फोकस से भेजेंगे तो देखने को क्या मिलेगा, आपको ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ही फोकस से किरणें जा रही हैं ऐसे, तो अब आपको किरण आरेख का नियम आना चाहिए। देखिएगा, जब फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद कहां से होके आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहां से कर देंगे आप मुख्य अक्ष के समांतर। टकराने के बाद जब किरण फोकस जाएगी तो टकराने के बाद कहां जाएंगे, मुख्य समांतर। अब देखिए परावर्तित किरणें, यहाँ पे नोट करें, नोट पॉइंट।
प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर बनेगा। अब परावर्तित किरणें कौन कौन सी है? ये तो आपतित है, ये भी आपतित है। परावर्तित ये वाली पकड़ लीजिए और परावर्तित ये वाली पकड़ लीजिए। कहाँ कट गई? यहाँ पे कट गई। देखिए कहाँ पे दोनों कट रही हैं, किससे किसके बीच में है या फिर कहाँ पर है? तो हम देखेंगे सी और एफ के बीच में कट रही है, तो यहाँ पे क्या बना देंगे? आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ऐसे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, देखिएगा। ठीक, तो अब आपके सारे आंसर मिल गए, पूरा कंप्लीट आंसर मिल गया। जिसको किरण आरेख का नियम बनाने आता है वो उस आंसर को याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं याद करने में हालत खराब हो जाएगी। खाली किरण आरेख का नियम बनाओ और आंसर लिखो। चलो आओ आंसर लिखते हैं। प्रतिबिंब, पहला जवाब, प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो कहाँ का मतलब कहाँ पे है उसका जवाब देखिए कि किसी के ऊपर है किसी के बीच में है। इसको मत देखना, ये वस्तु है, इसको मत देखना, ये वस्तु है। इसको देखना है, ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बना है, तो आप सी को क्या बोल सकते हैं? वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा कि सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में आपका आंसर आएगा, पहला आंसर। अच्छा, दूसरा आंसर बताइए प्रतिबिंब का आकार कैसा है? प्रतिबिंब का आकार, अच्छा आकार में देखिए छोटा है बड़ा पहचानना आपको। वस्तु की साइज देखिए इतनी बड़ी और प्रतिबिंब की साइज यहाँ पे देख सकते हैं, तो छोटा है कि बड़ा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है। प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जो प्रतिबिंब का आकार है वह कैसा होगा? वस्तु से तो छोटा होगा। अब बिंदु के आकार का तो नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु से छोटा है। ठीक है। अच्छा, अगली बात देखिएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रकृति का अर्थ है कि वास्तविक है कि आभासी है, उल्टा है कि सीधा है, ये जवाब देना है आपको। तो हम देखेंगे कि दर्पण के पहले जो भी प्रतिबिंब बनेगा, एक और नोट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के पहले ही बन जाता है, दर्पण के पहले बनता है। इस बात से आपको क्लियर रहेगा। दर्पण से पहले ये प्रतिबिंब है ना, तो ये प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए था? वास्तविक। तो आप कह सकते हैं कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक। अच्छा, एक सवाल और इसमें छुपा होता है प्रकृति में कि वह प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है कि सीधा? तो आप देख रहे हैं कि वस्तु का मुंह कहाँ है? ऊपर, और प्रतिबिंब का मुंह कहाँ है? नीचे। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। तो प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक और उल्टा किस ओर है? दर्पण से किस ओर है? दर्पण के पीछे कि दर्पण के पहले? तो आपका सिर्फ दर्पण के पहले है, या दर्पण के आगे ही बोल सकते हैं कि दर्पण के आगे ही प्रतिबिंब बना है, दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे नहीं गया है। तो ये हो गई आपकी द्वितीय स्थिति। अब तीसरी स्थिति हम देखेंगे, तो वहां पे प्रश्न जानते हैं क्या बनाएंगे? आप भी बना सकते हैं कि यदि वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो ये बनेगी आपकी तीसरी स्थिति। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम तीसरी स्थिति बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं तृतीय स्थिति क्या होती है। तृतीय स्थिति जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं प्रश्न कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब किसी के बीच में नहीं लिख सकते आप, क्योंकि बीच वाली कंडीशन ये वाली है और ये वाली है और ये वाली, ये किसी के ऊपर है, अनंत के ऊपर, ये सी के ऊपर और ये एफ पर है। तो यहाँ पे आप पर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब। देखिएगा यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो क्या होगा? तो हम यहाँ पे चित्र बना के दिखाते हैं आपको कि क्या होगा। ये रहा आपका दर्पण, किरण आरेख बनाने आ जाएगा। सबसे तगड़ा काम यही है आपके लिए। यहाँ पे होगा पोल आपका, ये मान लेते हैं सेंटर, इधर मान लेते हैं फोकस, ये अनंत। तो इस बार वस्तु कहाँ रखना है आपको? वक्रता केंद्र पर रखना है। ठीक है, चलिए किरण आरेख के लिए आप कम से कम 2 किरणों को भेज सकते हैं। कोई भी 2 किरण ले लीजिए। पहली मुख्य अक्ष समांतर भेज दीजिए, पहली किरण भेज दीजिए मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो कहां से जाएगी? तो आप भी नियम पढ़ चुके हैं, जब भी मुख्य समांतर आएगी तो फोकस से होकर निकाल दीजिए इसे, फोकस से होके चली गई। फोकस होके जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी किरण भेज दीजिए, क्योंकि 2 किरणों से ही प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो दूसरी किरण कहां से भेजें? तो इसमें से कोई भी एक ले लीजिए, लेकिन शर्त है कि अब जब वस्तु सी पर खड़ी है तो आप डायरेक्ट सी से तो भेजेंगे नहीं। ठीक है, तो आप कहां से भेज दीजिए? तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता कि फिर फोकस से भेज दीजिए। तब तो फिर से आप फोकस से भेज दीजिए आप ऐसे। ठीक, जब फोकस से भेज देंगे तो अब ये टकरा के ऐसे आएगी। देखिएगा तो कहाँ कट रही है? अब ये यहाँ पे कट रही है, दिखा दिया यहाँ पे, जबकि कटना चाहिए थे कहाँ पे?
डायरेक्ट सी के ऊपर। अब ऐसा मिस्टेक होने की सिर्फ एक वजह है कि ये जो दर्पण है ये गोल नहीं बना है। यही मिस्टेक आज भी एग्जाम हो सकती है कि इसलिए पूरा प्रकार का प्रयोग करेंगे आप, ठीक। तो मुझे क्या, मैं तो मिटा के इसको दूर कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो है कि सेंटर ये यहाँ पे था। हालांकि ऐसे हम एग्जाम में नहीं करता, हाँ पेंसिल मेटने इसीलिए ले जाते हैं लोग कि ऐसा हम कर सकते हैं, देखिएगा। अब हम सेंटर यहाँ मान लेते हैं क्योंकि हमको सेंटर कंफर्म नहीं हो रहा था कहाँ पे है, हम तो अनुमान से बनाए थे सेंटर, इसलिए ऐसा हो गया। तो अब ऐसा कर देंगे। तो अब देखिएगा वस्तु यहाँ से मुख्य समांतर किरण गई, फोकस से होकर निकल गई, फिर फोकस से अगर आप भेज देंगे तो जाहिर सी बात है कि मुख्य अक्ष से कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएंगे। तो कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे कट रही है। तो अब जहां पे कटती है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखिए ये कुछ ऐसा, ये रहा आपका प्रतिबिंब, देख रहे हैं, ये रहा प्रतिबिंब। कुछ अलग कलर से दिखा दो प्रतिबिंब को, देखिएगा ये अलग कलर से दिखा दिया प्रतिबिंब को। यहाँ पे सी के ऊपर ही बना है, सी के ऊपर यानी वक्रता केंद्र के ऊपर ही बना है प्रतिबिंब। अच्छे, ऐसा फिगर बनेगा, ठीक। अब जब किरण आरेख आप बना लिए तो किरण आरेख बनाने के बाद इसका जवाब दे दीजिए। प्रतिबिंब कहां पर बना है, कहां पर, तो देखिए किसके ऊपर है, सी के ऊपर। यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहां, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहां, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो आप अनुमान लगाइए, देखिएगा कि जितना बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के कैसा होगा, बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, ठीक। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति का अर्थ होता है कि वास्तविक कि आभासी, उल्टा कि सीधा। तो आप देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब का क्या कहानी है कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पहले बन जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब है, और इस केस में तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कहाँ है, पहले है। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। अच्छा, अब ये बताइए कि उल्टा होगा कि सीधा होगा। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु का मुंह ऊपर, प्रतिबिंब का मुंह नीचे, तो जाहिर सी बात है कि कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है, ठीक। अच्छा, प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर है, प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर है, दर्पण के आगे के दर्पण के पीछे। तो आप देख रहे हैं कि ये दर्पण रहा, दर्पण के पीछे तो कुछ नहीं है, दर्पण के पहले है, आगे। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, दर्पण के आगे जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण के आगे। तो तीसरी स्थिति भी आपकी कंप्लीट हो गई। ये दो नियम आपको पता रहेगा कि प्रतिबिंब कहाँ देखना है, हमेशा जो किरणें वापस आ रही है वो कहाँ पे कट कर रही है, इस पे ध्यान है। कुछ लोग देखेंगे यहाँ पे कट कर रही, नहीं, यहाँ पे कट करने का मतलब है कि एक ये वाली आपतित है और ये वाले परावर्तित है, जबकि प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल परावर्तित किरणों की जरूरत होती है। तो वापस लौटने वाली ये किरण है और वापस लौटने वाली ये किरण टकराने के बाद ये दोनों जहां मिलेंगे वहां प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरी स्थिति। फिर हम अगला पढ़ाते हैं आपको चौथी स्थिति, और इसका प्रश्न बनाएंगे कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगी तब क्या होगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए चौथी स्थिति देखते हैं कि क्या है। चौथी स्थिति कहती है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। मैं ये स्थिति यही से देख के लिख रहा हूं, यदि वस्तु कहाँ हो, ऊपर वस्तु होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो क्या होगा। तो का मतलब कि इन सारे सवालों का जवाब, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा सीधा, वास्तविक आभासी, ये सब लिखना पड़ता है। तो इसका जवाब वही लड़का दे सकता है, या तो रट्टा मार ले, और रट्टा मारना 6 स्थितियों में दिक्कत हो जाएगी। तो रट्टा मारने से ऐसा किरण आरेख बनाना सीख ले लड़का, एकदम आसानी से जान जाएगा, ठीक है। हाँ, अब वीडियो के लास्ट में इसका ट्रिक बताऊंगा कि न किरण आरेख बनाना है और ना ही रट्टा मारना है। बस 10 सेकंड का काम रहेगा, आप 6 प्रतिबिंब का आंसर दे सकते हैं। इतना जितना बार लिख रहा हूं ना, 6 बार, सबका आंसर आप 10 सेकंड में दे देंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका किरण आरेख बनाएंगे तभी तो बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। ये रहा आपके लिए दर्पण, अवतल दर्पण, और ये आया आपका ध्रुव और सेंटर, और इधर अनंत। फोकस डिसाइड करते हैं कि यहाँ है, वैसे हम घटा बढ़ा सकते हैं क्योंकि क्लियर नहीं कंफर्म पता कि बीच में कहाँ आ रहा है। वस्तु को हम यहाँ रखते हैं कहाँ पे, सी और एफ के बीच में रखते हैं। चलिए ठीक है। अब वस्तु से किरणें निकलेंगी,
किरणें दो निकालना हमें, कोई भी दो। यहां से किरण मुख्य से समांतर भेज देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेज देते हैं। तो अगर इसको फोकस मानते तो प्रकाश से किरण कहां से फिर जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो ये नियम बन चुका है, अपनी मर्जी से मैं नहीं कर रहा, बार बार आप याद रखिए कि मैं अपनी मर्जी से हर फिगर में क्यों यहां से भेज रहा हूं, क्योंकि मैं पहले नियम पढ़ा दिया आपको अगले वीडियो में कि जब भी प्रकाश से किरण मुख्य से समांतर जाएगी, मुख्य से समांतर जाएगी तो वह फोकस से ही होकर जाएगी, ऐसा नियम है। तो मुख्य से समांतर आई है तो फोकस होकर जा रही है, ठीक। अच्छा, दूसरी किरण भेज दीजिए। दूसरी किरण में देखिए फोकस अगर भेज दू तो ये रहा फोकस आपका, मैंने फोकस से भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे फोकस है, हमने फोकस से एक किरण भेज दिया यहाँ पे। अब फोकस से जब भी किरणें जाती है तो इसका भी नियम पढ़ा दिया हो कि जब फोकस से किरणें जाएंगी तो कहां से निकलेंगे, हमेशा मुख्य से समांतर। तो ये किरण निकलेगी कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाएगी। तो अब इस पर ध्यान दीजिए कि ये किरणें कहां कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे कट कर रही हैं, अगर इसको हम देखा जाए तो कहां का कटती हैं, तो देखिए यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट लाइन है आपकी, अलग कलर से है, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे ये देखिएगा, ठीक है। ये अलग कलर से है, दिखाई दे रहा है। तो ये आपका प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, तो इसका देखिए मुंह कैसा है, नीचे की तरफ है, और वस्तु का मुंह कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो प्रतिबिंब उल्टा बना है, ठीक। ये किरण आरेख आपका कंप्लीट बन गया। तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, सभी का जवाब दीजिए। अच्छा, ये इसका एरो का निशान यहाँ पे लगाना भूल गए, ये परावर्तित किरणें हैं। अब परावर्तित किरण ये भी है और ये भी है, जहां दोनों मिली है वहीं प्रतिबिंब बना, केवल परावर्तित किरणों से ही प्रतिबिंब बना सकते हैं आप। प्रतिबिंब कहां पर बना है देख के बताइएगा। तो ये रहा आपका अनंत और ये रहा आपका वक्रता केंद्र। तो ये तो ना तो अनंत बना है और ना ही वक्रता केंद्र पर बना है, बल्कि यह इन दोनों के बीच में बना है, इन दोनों के कहीं बीच में ही आ जा रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कह दीजिए कि प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, पहले अनंत शब्द का नाम लिख देते हैं। प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अच्छा, दूसरा सवाल, प्रतिबिंब का आकार कैसा है बाबू, देखिएगा वस्तु इतना छोटा सा है, अब प्रतिबिंब इस बार बढ़िया दिखने से लग रहा है, वस्तु इतनी छोटी सी और प्रतिबिंब देखिए इतना बड़ा सा है, यानी प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो लिखिएगा जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से तो बड़ा है, कन्फर्म है कि वस्तु से बड़ा है। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब वास्तविक है क्या आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब समझने के लिए याद रखिएगा जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पहले बनेगा तो वास्तविक होगा, और ये रहा दर्पण, प्रतिबिंब दर्पण से पहले है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक, वास्तविक होगा। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, तो देखिए वस्तु का मुंह ऊपर और प्रतिबिंब का मुंह नीचे, तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। अच्छा, प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर है, आगे कि पीछे, तो प्रतिबिंब दर्पण से आगे है, तो आप कह सकते हैं कि दर्पण के आगे, ठीक। ये रही आपकी चौथी स्थिति, कंप्लीट समझ में आ गया होगा। किरण आरेख जिसको बनाने आ गया उसको इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति का प्रश्न क्या बनेगा समझ सकते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, किसी के बीच में नहीं कर सकते क्योंकि इस बार डायरेक्ट फोकस के ऊपर है। तो यहाँ पे इस बात पर समझाएंगे कि यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसके बाद इन सारे सवालों का जवाब दीजिए, ठीक। अच्छा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पांचवी स्थिति लिखते हैं। तो आगे देखते हैं पांचवी स्थिति क्या होती है, ठीक है। पांचवी स्थिति है आपकी ये वाली कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर डायरेक्ट हो, तो इसका प्रतिबिंब बनाइए तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। तो पहले इसके लिए आपको किरण आरेख बनाना पड़ेगा। किरण आरेख के लिए सबसे पहले ऑर्थो दर्पण बना लीजिएगा, फिर इसमें एक मुख्य अक्ष डिसाइड कर लीजिएगा, यहाँ पे ध्रुव
और केंद्र और फोकस, और आप इधर आपका ये लास्ट में अनंत हो जाएगा। जितना विदुर ले लीजिए इसको। इतना याद रखिएगा कि ये सब गोला प्रकाश बनाना है, जहां पे गोला प्रकार होगा वहीं पे सेंटर होगा, और सेंटर और ध्रुव के बीच में क्या कर दीजिएगा, फोकस कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम तो अनुमान बना रहे हैं। अच्छा, इस बार वस्तु कहाँ लेना है, डायरेक्ट फोकस पे लेना है। इस बार वस्तु को डायरेक्ट ले रहे हैं फोकस पे। ये रही हमारी वस्तु, देख रहे हैं 5वीं स्क्रीन। क्लियर? आइए तो किरणें भेजना शुरू करते हैं। तो पहली किरण तो मुख्य से समांतर भेज दीजिए। पहली किरण मुख्य से समांतर भेज दीजिए आप। तो कहां से जाएगी, तो नियम पढ़े हैं कि जब भी मुख्य से समांतर भेजेंगे तो कहां से किरण जाएगी, फोकस से जाएगी। ये तो अपना निकल लेगी कहां से, फोकस से। ये किरण निकल लेगी कहां से, फोकस से निकल लेगी, ऐसे। ठीक है, फोकस से निकल लेगी। ठीक है, दूसरा किरण आप कहां से भेजेंगे, अब कहां से भेज सकते हैं। अब ये खुद फोकस पे खड़ी, तो फोकस से तो भेज ही नहीं सकते आप। अब इधर कहां से भेजेंगे इसको, तो कोई तो पॉइंट होना चाहिए। किरण आने के लिए 3 नियम बताया गया, या तो आप मुख्य से समांतर भेज दीजिए, या तो फोकस से भेजिए, या तो सी से भेजिए। ऐसा कर सकते हैं आप। तो मुख्य से समांतर तो आपने भेज दिया, अब फोकस पे खड़ी है तो खुद वहां से तो भेज नहीं सकते हैं फोकस से। अब ऐसे सीधे नीचे तो भेजेंगे नहीं, ऐसे नीचे नहीं भेज सकते ना। तो अब तीसरा ऑप्शन बच गया आपके पास, वक्रता केंद्र सी। अब सी से भेज दीजिए। तो आप ये मान चलिए कि ये किरण यहां से जाएगी, यानी कि ऐसे इस सीधे में गई होगी, यानी कि इसका रास्ता कहां से रहा होगा, सी के कहां से रहेगा, वक्रता केंद्र से रहा होगा। तो ऐसे जाएगी, ये निकल रही हालांकि यहाँ वस्तु से, तो ऐसे निकली जाके दर्पण पे टकरा गई, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब जब ऐसे निकली और जाके दर्पण से टकरा गई, कलर अलग बना दें एरो का, रेड कलर बना दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। ऐसे ऐसे एरो बना दिया हमने, कैसे प्रकाश की किरण निकली जाके टकरा गई, कहाँ पे टकरा गई, तो आप देख रहे हैं कि जाके दर्पण में टकरा गई। अच्छा, ये नियम पढ़िए जरा, किरण आरेख का हमने पिछले वीडियो में नियम बता चुका है अभी कुछ देर पहले, कि क्या नियम है कि अगर वह प्रकाश की किरण सी से जाएगी तो वापस सी पे ही आएगी, उसी रास्ते से, रास्ता चेंज नहीं हो सकता है। यानी गई तो यहां से है और टकरा कर फिर वापस इसी मार्ग पे क्या करेगी, वापस। अब एरो नीचे की तरफ बना दिए हम, और इसे हम बना रहे हैं, देखिएगा ऐसे वापस फिर इसी रास्ते से आएगी, इसी रास्ते से, इसी रास्ते से आएगी। अगर इसी रास्ते से आएगी तो कुछ ऐसे आएगी, ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे आती जा रही है। अब इसमें क्या नियम है कि प्रतिबिंब कब बना सकते हैं आप, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को ही प्रतिबिंब मानेंगे आप। अब इसमें ये वाली जो किरण वापस आ रही है, ये परावर्तित किरण है, और ये जो वापस आ रही टकरा के, ये भी परावर्तित किरण है। अब जहां पर ये कटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर ये किरणें कटने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये दोनों एकदम बिल्कुल पैरेलल चली जा रही है, समांतर जा रही है। अब समांतर किरणें हैं तो कहाँ पे कटेंगी, तो अब हम ऐसा कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कहाँ पे जाएंगी, अनंत पे, जहां पे इसका लास्ट होगा। हमारे बुक में तो इतना व्हाइट बोर्ड पे जगह ही नहीं कि ऐसे हम बना पाए इसको। तो हम मान लेते हैं कि ये कहाँ पे मिलेंगे, जाके अनंत पे कहीं जाके क्या करेंगे, मिल जाएंगे। जब ये कहीं अनंत पे जाके मिलेंगी तो जितना दूर जाके मिलेंगी अनंत पे, प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। जितना दूर अनंत पे मिलेंगी प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो अब इसका पहला सवाल का जवाब क्या देंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अब ये तो आपको सामने न तो फोकस पे मिली, ना तो सी पर मिली, ना तो इनके बीच में कहीं मिली। अब तो ये इसके बाद, अनंत के बाद, यानी कि अनंत के बाद तो कुछ होता ही नहीं, ये डायरेक्ट हम अनंत मानेंगे। ठीक, कि कहाँ पे इसका लास्ट होता होगा, अनंत पे। तो आप कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, जाहिर सी बात है कि वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि अनंत जाएगा तो वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से तो बड़ा ही बनेगा। अच्छा, वस्तु से बड़ा बन गया। तीसरा सवाल है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति मतलब वास्तविक होगा, उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने का नियम यही कि अगर दर्पण के पहले है तो वास्तविक होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ये रहा दर्पण, और प्रतिबिंब जब भी तो दर्पण के पहले ही है, इधर है, दर्पण के पीछे नहीं गया प्रतिबिंब, दर्पण के पहले ही है। जब प्रतिबिंब दर्पण के पहले है तो कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक होगा। कैसा होगा,
वास्तविक होगा। अच्छा, उल्टा होगा सीधा, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। ये प्रतिबिंब वस्तु ऐसे सीधा है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसका, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे उल्टा बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये अनंत बनेगा, तो यहाँ पे आप शो भी नहीं कर सकते हैं इसको। तो आप यहाँ कर सकते हैं कि कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो दर्पण किस ओर बनेगा, तो दर्पण के पहले ही बनेगा, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बनेगा, पीछे तो जा नहीं रहा है दर्पण के आगे। तो ये रही आपकी चौथी स्थिति, ठीक है। अब पांचवी स्थिति देख लीजिएगा, सॉरी पांचवी स्थिति थी। अब ये छठवीं स्थिति देखिएगा कि जब वस्तु कहाँ हो, F और P के बीच में हो, ठीक है ना। अंतिम स्थिति है अवतल दर्पण की, क्योंकि हमने पहले लिखा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की कितनी स्थितियां हैं, कुल 6 स्थितियां होती हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब छठवीं स्थिति का आंसर देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा के छठवीं स्थिति को दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं छठवीं स्थिति क्या है। छठवीं स्थिति जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वस्तु कहाँ है, इस बार वस्तु F और P के बीच में होनी चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो हमने यहाँ लिख दिया कि यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तब के बाद इन सारे सवालों का जवाब देना कि तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। तो इसके बाद आप सारे सवालों का जवाब दीजिए। तो हमने पहले दर्पण ले लिया, पुराना वाला ही हमने मिटाया नहीं था, ठीक है ना। आपके सामने दर्पण है। अब इसमें वस्तु कहाँ रखना है आपको, कुछ यहाँ रखना है, F और P के बीच में रखना है वस्तु को। चलिए, तो पहली किरण तो आप भेज सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे हमने मुख्य अक्ष समांतर भेज दिया। जब मुख्य अक्ष समांतर भेजेंगे तो नियम यहाँ देखिए कि जब भी समांतर जाएगी तो कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी। ये कुछ किरण ऐसे आएगी फोकस से, ये किरणें कुछ कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी, फोकस से आएंगी, तो ऐसे आ जाएंगी फोकस से। अब इसके बाद दूसरा किरण कहां से भेज सकते हैं, अब फोकस पे तो है नहीं है, फोकस से आई चलेगी। तो अब दूसरा किरण जो भी आपके पास नियम है कि आप या तो फोकस से भेजिए या तो यहाँ से। अब ये वाला आपके लिए आसान है कि सी से भेज दीजिए आप इसे। अब मान चलिए कुछ ऐसे सी से जा रही थी, यहाँ से ऐसे, यानी कि ई सीधे गई, पहले ऐसे गई है किरण। अब यहाँ पे आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कैमरे में, लेकिन आप मैं लाल कलर के एरो से निशान लगा रहा हूँ कि ऐसे ऊपर गई और फिर दोबारा यहीं से क्या करेगी, वापस। क्यों, क्योंकि नियम है कि जब भी सी से जाएगी तो दोबारा वापस सी से ही आएगी, यानी वक्रता केंद्र से गई होगी तो वक्रता केंद्र पर दोबारा क्या करेगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वक्रता केंद्र से गई है तो ऐसे वक्रता केंद्र से भी क्या करेगी, दोबारा वापस आ जाएगी, ऐसे। देखिए वक्रता केंद्र से ही लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये किरण को हम सीधे ही लेके आ रहे हैं। अब ये आप नहीं कह सकते कि सर आप किरण को फैला रहे हैं, ये अपने हालत के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से किरणें फैलती हुई जा रही हैं। जितना आगे हम बढ़ रहे हैं उतना किरणें क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। देखिएगा जितना हम आगे बढ़ा रहे हैं, हालांकि किरणें अपने जगह पे सीधे हैं, लेकिन जितना आगे बढ़ा रहे हैं उतना किरणें क्या होती जा रहे हैं, जगह के बीच में फैलती जा रही है। अब इससे क्या मालूम होता है कि अब हम आपसे पूछे कि बताइए किरण तुमने बना दिया, यहाँ से किरणें वापस आ रही हैं, ऐसे ये वापस आ रही है, वापस आ रही है, परावर्तित किरणें ये दोनों है। जबकि ये दोनों अब कहाँ मिलेंगी, आपसे पूछेंगे कहाँ मिलेंगी, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये इधर अनंत मिलेंगे। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना दूरी आप इधर अनंत की तरफ बढ़ रहे हैं, इन किरणों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और जब किरणों के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो आप ही कैसे कह सकते हैं कि अनंत जाके मिल जाएंगी, क्योंकि ये तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो दूरी बढ़ती जा रही है, तो कभी मिलेंगे ही नहीं, यानी ये इधर तो नहीं मिलने वाली है। तो अब ये इधर मिलेंगे नहीं, तो अब देखते हैं कि आगे की तरफ क्या होता है। आगे की तरफ देखते हैं तो ये किरणों की जो आगे की दिशा देखिए कि आगे पतला होती जा रही है, आगे दिन पर दिन पतला। अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए, जितना आगे जा रहे हैं उतना किरणों के बीच की दूरी कम हो रही है। तो यानी कल्पना करें कि ये पीछे कहीं जाके मिलेंगे, कहाँ पे, पीछे। ऐसे दोनों को आगे बढ़ाइए, ऐसे देखिए कहाँ पे जाके मिल रही है, देखिए यानी कि यहाँ पे मिल जा रही है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मिल गए, देखिएगा चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, वहां पे मिल गई। तो अब जब यहाँ पे मिल गई तो यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब यहाँ दर्पण के पीछे, यानी अवतल दर्पण में एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कर देंगे दर्पण के पीछे। और हाँ, वस्तु का मुंह ऊपर है और प्रतिबिंब का मुंह भी क्या है, ऊपर है। वस्तु का मुंह ऊपर है और प्रतिबिंब का मुंह भी कहाँ रहेगा, ऊपर, क्योंकि किरणें नीचे तो आई ही नहीं, टकरा के दोनों ऊपर गई, ठीक है। तो अब इसका आंसर दीजिए। आंसर में क्या दिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप कहिए सर प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे बनेगा, कहीं और भी तो बन नहीं रहा है,
प्रतिबिंब आप कह सकते हैं कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से तो बड़ा है, वस्तु इतनी छोटी, प्रतिबिंब उतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक या आभासी। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनता है जब प्रतिबिंब दर्पण के पहले बन जाए, लेकिन ये वाला प्रतिबिंब तो दर्पण के बाद चला गया, दर्पण के पीछे चला गया, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला गया है तो 100% वह प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी या काल्पनिक कर सकते हैं। अच्छा, उल्टा होगी सीधा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु का मुंह भी ऊपर और प्रतिबिंब का मुंह भी ऊपर, यानी कि दोनों एकदम सीधे हैं, तो प्रतिबिंब इस बार कैसा बनेगा, सीधा। यानी अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी है, छठवीं स्थिति केवल ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब भी सीधा बनता है और प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक। और ये दर्पण के पीछे किस ओर, आप तो पीछे लिख देंगे कि दर्पण के पीछे बनेगा इस बार, ठीक है, पीछे बनेगा। इतना आपको क्लियर हो गया। जैसा कि हम कहे थे कि आप वीडियो के अंत में बने रहिए, आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि 6 स्थितियां, जो अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं, उससे हम बिना किरण आरेख बनाए भी कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, सवालों का जवाब दे सकते हैं। 10 सेकंड में आप जान सकते थे कि 6 स्थितियों का आंसर क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक। तो देखिए आप यहाँ पे 1 मिनट में समझ लीजिए इसे क्या बनता है। तो सबसे पहले आप दर्पण बना लीजिएगा, ये आपका अवतल दर्पण, और ये आपका मुख्य अक्ष, ठीक। यहाँ पे आप मान लेते हैं कि सेंटर है, यहाँ ये फोकस है, और ये आप अनंत मान लीजिए। देखिए 6 हमने कई जगह बना रहे हैं। पहले तो आपको दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट, हमारी जो वस्तु है वो यहाँ पे है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में इन दोनों के बीच में वस्तु रहेगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रहेगी। चौथी स्थिति में इन दोनों के बीच में रहेगी। 5वीं स्थिति में डायरेक्ट फोकस पर ही वस्तु रहेगी, और 6वीं स्थिति में फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहती है। 6 स्थितियां होती हैं, जैसा कि हमने बोर्ड पर भी लिखा है कि कुल 6 स्थितियां, ठीक। अब 6 स्थितियों के प्रतिबिंब बनाने के जो ट्रिक थे, आप अपना जो बिन वर्ष बनाया है अभी देखे हैं कुछ देर पहले, उसमें चेक करेंगे तो ये जो वस्तु है ऊपर एक देखिएगा क्या है, ऊपर आपकी वस्तु है और नीचे हम क्या बनाने जा रहे हैं, प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं। तो पहली जो वस्तु बनती है वो कुछ यहाँ पे बनती है, प्रतिबिंब। पहला जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका यहाँ पे बनेगा है, ये देखिएगा केस नंबर 1। यहाँ पे देखिए ऊपर 1 नीचे 1, यानी अब ये वाला जो हिस्सा क्या है आपका प्रतिबिंब का है, प्रतिबिंब का है, ठीक है ना। ये वाला जो केस है, नीचे वाला प्रतिबिंब और ऊपर वाला वस्तु। पहली कंडीशन वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ पे, फोकस पे। सेकेंड कंडीशन देखिए कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, कहाँ बन जाएगा कि फोकस, ये जो फोकस पॉइंट है ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये सेकेंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि ठीक इसके ऊपर ही बन जाएगा, सी के ऊपर ही बनेगा, ठीक। ये थर्ड केस है। फोर्थ केस में क्या है, प्रतिबिंब, अब फोर्थ केस में वस्तु यहाँ पे है तो फोर्थ केस का जो प्रतिबिंब होगा कुछ यहाँ आ जाएगा। जो 5वीं केस है वह वस्तु यहाँ पे है, फोकस पे है, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, कहाँ बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, ठीक है। और 6वीं केस अब यहाँ आ गई, तो अब अनंत के बाद तो आप नहीं जा सकते हैं ना, अब अनंत के बाद कहाँ कुछ होता है, तो अनंत के बाद नहीं जा सकते हैं आप, तो अब ये घूम के आगे चला जाएगा। तो 6वीं केस का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो ये देखिए, अब इसे याद करने का क्या ट्रिक था कि आप जितना वस्तु दर्पण के आगे लेके जाएंगे, वस्तु जितना दर्पण के आगे जाती है प्रतिबिंब दर्पण से उतना क्या बनता है, दूरी। जितना आप वस्तु को दर्पण के आगे लेके जाएंगे प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही क्या बनेगा, दूर। अगर वस्तु दर्पण के पास है तो प्रतिबिंब दर्पण से काफी दूरी पर होगा, ठीक है। और देखिएगा तो ये पहली वस्तु, ये पहला प्रतिबिंब। अब जैसे आप आगे बढ़े हैं प्रतिबिंब भाग गया है दूरे, अब जैसे तीसरा आगे बढ़े तो प्रतिबिंब तीसरा आ गया दूरे। एक कंडीशन जिसमें प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की स्थिति क्या होती है, दोनों की पोजीशन सेम होती है इसमें, ठीक है। चौथी में क्या किया, आप थोड़ा सा आगे गए तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, और पीछे। आप थोड़ा और आगे गए प्रतिबिंब और पीछे आ गया।
यह है आपका ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि मैं एक सवाल कर रहा हूं, देखिएगा, और मैं पीछे से एक सवाल पूछ रहा हूं कि यदि वस्तु C और F के बीच में, C और F के बीच में वस्तु है, कौन है, वस्तु C और F के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब किरण आरेख बनाने की क्या जरूरत है, उससे भी छोटा चीज, अगर ये चित्र आप बना लेते हैं तो आप यहाँ देखेंगे C और F, तो ये रहा C और ये रहा F, C और F के बीच में चौथी स्थिति है, तो चौथी स्थिति का प्रतिबिंब तो यहाँ बन रहा है अनंत और C के बीच में। तो आप जवाब देंगे कहाँ कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि जब वस्तु फोकस पे, यानी कि पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पांचवी वस्तु, तो पांचवी वाली प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे है अनंत पे, तुरंत जवाब दे देंगे कि अनंत पे। तो पहले आप इसका रफली फिगर बना लीजिए, फिर किसी भी सवाल का जवाब आप दे सकते हैं अपने अध्यापक को अपने क्लास में बैठ के, ठीक। तो जब इस चैप्टर में सवाल हो तो पहले ये रफली फिगर आप बना लीजिए ऐसे करके, और उसके बाद तुरंत जवाब दे सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, ठीक है, तो इसको कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा ये लास्ट में जो आपको ट्रिक बताई गई है। हाँ, अब ये चैनल पे जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें, ठीक है। थैंक यू।